हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ओलंपियाड की प्रिपरेशन का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले, नया टॉपिक सॉरी। सो टॉपिक क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स, मतलब आपके प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें रेशियो ऑफ साइड्स उसने पूछा हो। ठीक है ना? अब रेशियो वो किसी भी पूछ सकता है, ट्राइंगल हो, आपका पॉलीगॉन हो, कुछ में भी रेक्टेंगल हो, किसी भी चीज़ में हो। पर इन जनरल जो अगर पूछा भी होगा ना, तो भी मेथड ऑलमोस्ट सेम उस पर ही जाती है कि रेशियो ऑफ साइड आपको देखने को कहाँ मिला था। आप वही वाली टेक्निक, वही वाली चीज़ अप्लाई करने जा रहे, अप्लाई करते हो उस प्रॉब्लम में, है ना? तो फिलहाल मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिया हुआ है, जिसमें एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें डी ई दो पॉइंट है ना? किस पे? बी सी और सी ए पे। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले तो डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि वो क्या पूछना चाह रहा है और हम क्या अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं और सोचते हैं रेशियो ऑफ साइड्स में मेरे दिमाग में क्या क्या आता है ना? ये ए बी सी मेरा एक ट्रायंगल है। डी और ई दो पॉइंट है, एक तो है बी सी पे, ये रहा डी पॉइंट, और एक ए सी पे है एक पॉइंट, दैट इज ई। इस तरीके से अब उसने लिखा हुआ है ए ई इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी। इसका मतलब ए ई बाय ए सी, ये कितना है? लेमडा रेज टू वन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? अब ए ई को अगर मैं लेमडा मानूं, इस तरीके से ए ई को मैं अगर लेमडा मानूं, तो ए सी, पूरा ए सी कितना होगा? वन, है ना? ऐसा क्यों बेटा? ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है? प्रश्न खुद ही बोल रहा है अपने आप में। अब पूरा वन है, ए ई लेमडा है, तो ये वन माइनस लेमडा हो जाएगा। ठीक है ना? और सेम चीज उसने कहाँ पे दी हुई है? मेरे नेक्स्ट वाले पार्ट में, दैट इज बी डी और डी सी के रिस्पेक्ट में। तो उसमें भी उसने क्या दिया हुआ है? बी डी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी सी। ठीक है? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको भी वो करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा? बी डी बाय बी सी, एंड दैट इज म्यू रेज टू वन। कहने का मतलब बी डी को उसने म्यू दे दिया है, और पूरी बी सी साइड को उसने वन दिया है। मतलब ऑब्वियसली म्यू जो है वो वन से छोटा ही आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी बात है। और ये रिमेनिंग पार्ट दैट इज वन माइनस म्यू, इस तरीके से। ठीक है ना? अब मैं इनको ज्वाइन भी करता हूँ। ये कुछ ऐसा बना रही है, ए डी और बी। ठीक है? ऐसा कुछ। अब देखो, इसके बाद ए डी और बी ई किसी ना किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट दिया है एफ। एफ पॉइंट बोला है उन्होंने, तो मैं इस पॉइंट को एफ मार्क कर देता हूँ। और पूछा क्या है? ए एफ बाई एफ डी उसने पूछा है, तो ये अपन लिख लेते हैं। ठीक है? क्या पूछा उसने? अरे, ए एफ बाय एफ डी, जो कि मेरे बीच वाली सीवियन पे आ रहा है ना? सीवियन होपफुली आप लोग को समझते होगे। सीवियन क्या होता है? वर्टेक्स से ड्रॉ होने वाली लाइन जो सामने वाले बेस पे जाती है, उसका बोलते हैं सीवियन। ए एफ बाई एफ डी उसने पूछा हुआ है। ठीक है ना? और किसके टर्म्स में? लैम्डा और म्यू के टर्म में। अब अपन देखते हैं कि जब भी रेशियो ऑफ साइड पूछा जाए, जब भी मेरे से क्या पूछा जाए? रेशियो ऑफ साइड्स, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना? भाई यही तो ज़रूरी है कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेशियो ऑफ साइड्स पूछा है, तो कैसी क्या चीज़ है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, आप क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे करोगे? यही तो चैलेंजिंग पार्ट है ना? तो इसलिए तो रेशियो ऑफ साइड्स में सबसे बेसिक चीज़ जो आपने की होगी, अगर आपने ज्योमेट्री का बेसिक्स पढ़ा है, तो दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पहला थॉट जो है वो आपके दिमाग में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लेके आना चाहिए। ठीक है?
सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज नथिंग बट ड्राइंग अ पैरेलल लाइन, या फिर आप ये सोचो कि फिगर में आपको दो पैरेलल लाइन मिल रही है, मतलब मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने वाला हूँ या लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन की एक मेरे को वो मिल गई, डायरेक्शन मिल गई कि कंस्ट्रक्शन किस साइड करना है, कि कैसे ही करके दो पैरेलल लाइन आपको मिल जाए, है ना। ये बीपीटी का लॉजिक है, ठीक है। फिर थोड़ा सोचा तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी साइड्स का रेशियो मिलता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी सोच सकते हो अगर एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल डेफिनेटली, सो बीपीटी और सिमिलर ट्राइंगल सेम ही है ऑलमोस्ट, दो पैरेलल लाइन मिल रही हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनीवे, ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन लॉ। इस पे तो दो अंडरलाइन बनाता हूँ भाई। भाई क्वेश्चन अच्छा जाएगा, है ना, और आपको एंगल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन होगी, इवन नहीं भी होगी तो भी कई बार आपको लगेगा यार साइन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो साइन लॉ बहुत काम की चीज़ है, मस्त एक नंबर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, साइन लॉ, फिर कोसाइन लॉ नहीं, कोसाइन लॉ साइड के बारे में बताता है ना। कोसाइन लॉ का जो इन्फॉर्मेशन ही होता है, हाँ, वो साइड्स के स्क्वायर के टर्म्स में होता है, तो कोसाइन लॉ तो मुश्किल है आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। इसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो इस क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ना। अब मान लो क्वेश्चन में ही आपको मीडियन और सेंट्रोइड जैसी कोई चीज़ दी हुई हो, है ना, तो आप वो चीज़ अप्लाई करने की सोच रहे होगे, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा। और या फिर आपको वो दिया हो इन सेंटर, इन सेंटर में भी उस तरीके से आ सकते हो। और क्या होता है, और होता है इन सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सॉरी सेंट्रॉइड इन सेंटर, एक और चीज़ क्या होती है दिमाग में नहीं आ रहा है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यस, सो इट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ये लिखा हुआ है ए बी सी। सो अगर मेरा कोई एंगल बाइसेक्टर आपने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है तो क्या कर सकते हो, ये है वन, ये है वन, ये एंगल है, तो ये ए बी बाई ए सी, ए बी बाय ए सी, ये कितना हो जाएगा बी डी बाय डी सी, ठीक है ना। सो जो मेरी साइड जुड़ी होती है उनका रेशो, और जो सीवियन ड्रॉ हो रही है, तो सीवियन ड्रॉ हो रही है तो बेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, तो ए बी बाई ए सी और बी डी बाई डी सी का रेशो क्या होता है, बराबर। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलती है। तो ये भी एक्चुअली में एक स्पेसिफिक केस हो गया कि अगर एंगल बाइसेक्टर होएगा या फिर मैं थ्रू कंस्ट्रक्शन उसको कर पा रहा हूँ, इंक्लूड कर पा रहा हूँ, तो उस केस में, ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं जो इन जनरल बच्चों को थ्योरी में पता होती हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मेरा सेशन, ये सब तो ठीक है, मेरा सेशन होता है कि आपको एक चीज़ और अप्लाई करते आना चाहिए, एंड दैट इज मास पॉइंट थ्योरम। सो मास पॉइंट थ्योरम इस टाइप के क्वेश्चन में एक बहुत ही शानदार टूल है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं मास पॉइंट थ्योरम भी इसमें आपको बताऊँ कि मास पॉइंट थ्योरम होती क्या है और अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत क्लासिक चीज़ है, और एक बार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई फिर तो बहुत फास्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सरासर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी मेरे से ऐसा कुछ पूछा है तो फिलहाल ए एफ बाई एफ डी मेरे को लेमडा और म्यू के टर्म्स में लाना है। अब देखो मैं आपको कंस्ट्रक्शन और सब सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन साइड में लेमडा और म्यू जा रहा होगा, तो वो पहली बार समझने में या प्रोसेस करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हम थोड़ा स्लो स्लो स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जांपल्स लेते हैं छोटे छोटे, तो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर मैं लैम्डा और म्यू का करके बताता हूँ, है ना। पर पहले देख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेम चीज़ मास पॉइंट थ्योरम से कैसे करते हैं।
क्योंकि तो ही आपको समझ में आएगा ना कि मास पॉइंट थ्योरम तो थोड़ा सा इजी था, है ना, बस कुछ नंबर्स ही पिक करना होते और यू आर गुड टू गो। चलो, एनीवे, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक ट्राइंगल है दैट इज एबीसी। मैंने एक पॉइंट चुना डी, दैट इज मिड पॉइंट, 1 और 1 ले लिया, ठीक है। अब ए डी मेरी मीडियन है, मीडियन पे भी मैंने उसका एक मिड पॉइंट चुना, तो मीडियन के कारण ये भी 1:1 हो जाएगा। अब बी एम को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये आगे जाके ए सी को मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे, लेट से ई, ठीक है। अब ई पॉइंट आ गया है, अब मेरे को रेशियो पता करना है। सो फाइंड रेशियो ऑफ ए ई बाय ई सी। ये क्या है भाई? ए बाय ई सी पता करना है। सो कैसे करें? अब पहली चीज तो समझ में आ रही है कि मेरे को अप्लाई क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको लेके मेरा दिमाग चमक रहा है, यार ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अब ये कैसे अप्लाई करें, तो बत्ती कैसे जले हमारी। सो थोड़ा इस तरीके से सोचो कि मेरे से ए ई लेंथ वो पूछना चाह रहा है और ई सी लेंथ पूछना चाह रहा है। मतलब पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, ये पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है, और इस तरफ देखोगे तो एम पॉइंट वो पॉइंट दिख रहा है जिसके अराउंड मेरे को रेशियो गिवन है। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब आप अप्लाई करने जाते हो तो कोई ट्राइंगल होता है लेट से ए बी सी, जिसमें ये पॉइंट डी होता है और ये पॉइंट ई होता है, जिसमें ये अगर पैरेलल हो बी सी के तो आप ए डी बाय डी बी को ए ई बाय ई सी के इक्वल प्रूफ कर सकते हो या मान सकते हो, या ये रिजल्ट आता है। दैट इज ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कहने का मतलब इसमें मेरे को दो पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट होना चाहिए एनी हाउ। ए ई बाय ई सी चाहिए है, एम एक पॉइंट है जो मेरे को दो सेक्शन का रेशियो दे रहा है, इसका मतलब डी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होना चाहिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ होना चाहिए, लेकिन किसके? एम ई के पैरेलल। किसके? एम ई के पैरेलल। ये चीज़ ध्यान रखना है। सो डी से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना, किसके? एम ई के पैरेलल। तो इस पॉइंट को मैं एक्स दे देता हूँ। क्या देता हूँ? एक्स। अब देखो, अगर ये पैरेलल लाइन है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो मेरा डायग्राम बन रहा है, अकॉर्डिंग टू भाई बीपीटी, अब मेरा जो डायग्राम बन रहा है, जो पिक्चर में आ रहा है, ओरिजिनल तो बड़ा वाला तो है ही सही, जो बन रहा है वो बन रहा है ए डी, यहाँ पे बन रहा है एक्स, ये बन रहा है एम, और ये बन रहा है ई। इस तरीके से होपफुली आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि एम ई एक लाइन थी जिसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की है डी एक्स लाइन, ठीक है, ताकि ए एम और एम डी पे जो 1:1 था यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाए ए ई और ई एक्स पे। जो रेशो इधर का होएगा वही रेशो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए ई बाय ई एक्स। यही तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है। और चूंकि एम मिड पॉइंट है तो इसी को अपन मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। ये भी सुना होगा आपने, सिमिलर ट्राइंगल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। ऑब्वियसली यार बेसिक चीज़ें तो आपकी कवर होनी ही चाहिए डेफिनेटली, अगर आप आई क्यू एम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आई क्यू एम में ऑलरेडी इतना टाइम नहीं होता है ना। अब आपके एग्ज़ाम अगस्त में ही हो जाती है, सो आपकी बैकग्राउंड प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। सो भाई इससे क्या रिजल्ट समझ में आया? ए एम बाय एम डी, जिसका रेशियो 1:1 था, उसके कारण ए ई बाय ई एक्स कितना आ गया है? 1:1। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट इज ए ई इक्वल टू ई एक्स, दोनों लाइन बराबर है, ठीक है। ये है मेरा पहला कंक्लूजन, ठीक है। ओके, सो अभी ये तो हो गया है। अब
अब थोड़ा सा मन की आंखों से देखना पड़ेगा। सो मन की आंखों से क्या देखना चाह रहे हैं अपन, ये अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है। चूंकि EX आया है पिक्चर में, EX मेरे को चाहिए नहीं था पर EX पिक्चर में आया है, तो अगर EX है तो मैं XC को भी इंक्लूड करूं तो देखो C पॉइंट, E पॉइंट और B, ये एक ट्रायंगल दे रहा है जिसमें वापस मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि जो DX लाइन है, ये DX लाइन ये मेरी BE के पैरेलल है। तो एक ही कंस्ट्रक्शन से मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दो बार अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो एनीवे मेरे को एक और ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल CEB, ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें C मेरा वर्टेक्स पॉइंट है, ये रहा C, E पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था। CE के बीच में एक पॉइंट आ रहा है दैट इज X, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है दैट इज T। BD और DC का रेशियो 1:1 था क्योंकि वो लिया हुआ था। D मैंने मिड पॉइंट माना था और AD मैंने मीडियन कंस्ट्रक्ट की थी। XD को ज्वाइन करूँगा तो ये और ये पैरेलल आ रहा है, तो CX और XC पे भी 1:1 रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओरिजिनल पे चलते हैं, ये देखो ये रहा, ये 1 के कारण ये 1 रिफ्लेक्ट होगा और ये 1 के कारण ये 1 रिफ्लेक्ट, तो ये आया 1 और ये 1, और पिछले वाले के कारण AE 1 हो रहा था और EX भी 1 हो रहा था। तो देखो अब 3 इक्वल पार्ट्स मिल गए मेरे को AC लाइन के, है ना। सो यही हो रहा है भाई। सो इसको आगे बढ़ा देते हैं भाई। इसी के कारण जो रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि CD बाई DB जिसका रेशियो 1:1 है, वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज CX बाई EX, और वो किसको कर रही है 1:1। या फिर यहाँ से भी आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि CX और EX बराबर है, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आप पहली और सेकेंड देखो, ये रही पहली AE इक्वल टू EX और सेकंड क्या आ रहा है CX इक्वल टू EX। ये दोनों को आप जब कंपेयर कर रहे हो, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों कंपेयर कर रहे हो, तो आपको रेशियो क्या मिल रहा है, AE इक्वल टू EX इक्वल टू CX, ऐसा कुछ मिल रहा है। और ये तीनों साइड किस रेशियो में आ रही है, 1:1:1। तो जो पूरी लाइन थी वो एक्चुअल में ऐसी थी, सॉरी ये एरो नहीं लगाने थे, पॉइंट लगाना थे। ए है, फिर आ रहा है E, फिर आ रहा है X और फिर आ रहा है C। सो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब पूछा क्या था AE बाई EC, तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये 1 है और ये कितना है 2। सो AE बाय EC ये कितना आ गया है मेरा, दैट इज 1:2। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई ना। सो अब हमने किया क्या था, हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में सोचा और क्या ड्रॉ किया है मैंने, एक पैरेलल लाइन। क्या ड्रॉ किया है, एक पैरेलल लाइन, है ना, ताकि मेरे को जो अगर मीडियन मेरे को दिया हुआ है, मीडियन दिया है या कुछ भी दिया है, AD लाइन कुछ भी ड्रॉ की है और उस पर कोई रेशो आ रहा है, तो वो रेशो सामने वाली लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाए बस। अब ये रेशो कहीं भी दिया हो, आपको यही रिफ्लेक्शन का सोचना है और उसी अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है ना। सो अपन एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं कि कैसे करना है ना, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं और मीडियन पे अपन नहीं लेंगे, सामने वाली साइड पे ले लेंगे और देखते हैं मीडियन का पता करते हैं, मीडियन का रेशियो कैसे आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलो। सो थोड़ा सा फ्रेश पेज ले लिया अपन ने, है ना, और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करने वाले थे, है ना।
सो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, और इस बार रेशियो थोड़ा चेंज करते हैं और तरीका वैसे ही रखते हैं। मतलब ये D था, इसको 2:1 रखते हैं, और इसको मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, तो इसको मैं 3:1 रख देता हूँ। ठीक है, ऐसा ठीक है। और इसको अपन E मान लेते हैं, और इसको F मान लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी ठीक है। और मैं आपसे AE/EC ही पूछ रहा हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं पूछ रहे अपन। ठीक है, AE/EC। अब मेरे को रेशियो अप्लाई करना है, तो सॉरी, रेशियो फाइंड करना है। तो अभी करना क्या है कि जो FE लाइन थी, FE के पैरेलल मेरे को लाइन ड्रॉ करनी थी। यही हमने सीखा था, किस पॉइंट से, D से। सो ये पॉइंट मेरे को X मिल जाता था, जिससे ये लाइन पैरेलल आ जाती थी। और जो AF और FD का रेशो है, वही रेशो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता था। मतलब कि ये रेशो ही कितना हो जाएगा, 3x, और ये x, इस तरीके से है ना, 3:1। ठीक है, तो पहले x नहीं लिखा था, पर ये वो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से ही होता है। सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, AF/FD इक्वल टू AE/EX। ये चीज़ कितनी आ गई है, 3:1। देखो एक एक करके करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि D से ही पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों की है। D से पैरेलल लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि AF/FD मेरे को पता था। अगली चीज़, उसके सामने जो आप देख रहे हो, दैट इज़ AE/EC। AE/EC पे मेरे को यही रेशो मैं रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, 3:1। तो उसके लिए मैंने D पॉइंट चुना है और D से पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की है, ताकि ADX ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा पाऊँ। तो मेरा जो AF/FD का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का रेशो है, वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे पहुँच जाए, AE/EX पे। ठीक है, सो AE/EX पता लग गया है। पर एक्चुअली में मेरे को AE/EC नहीं पता करना है, मेरे को AE/EX नहीं पता करना है, AE/EC पता करना है। अब AE/EX पता लग गया है। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ऐसा है कि AE/EC पता करना है, मेरे को क्या चीज़ पता है, सो AE/EX पता है। ठीक है, AE/EX फिलहाल पता है ना। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ग्रीन वाले से मार्क करते हैं, दैट इज CE और B। ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। इसको अगर मैंने बनाया तो ऐसा लिखा हुआ है CEB, जिसमें CE पे एक पॉइंट है, दैट इज X, और CB पे बीच में एक पॉइंट है, दैट इज D। ठीक है ना। और CD पे 1 दिया हुआ है, और DB पे कितना दिया है, 2। इसको ज्वाइन किया है। तो इसके कारण, इस वाले डायग्राम के कारण, CX/EX कितना आ रहा है, 1:2। और क्या समझ में आ रहा है, EX/EC। EX मतलब नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, और डिवाइड बाय टोटल पार्ट, क्योंकि CX/EX भी कितना, 1:2 आ रहा है। तो EX/CE ये कितना आ रहा होगा, 2/3। ये कितना आ रहा होगा, 2/3। ठीक है, ये चीज़ मेरे को पता है। अब ध्यान दो, AE/EC पता करना था, AE/EX निकाल लिया है, और इसी में अगर मैं EX ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और EC नीचे रहने दूं,
तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे को ए ई बाई ई सी दे देगा, जिसमें मेरे को ए ई बाई ई एक्स ऑलरेडी पता है कितनी है, कितना है 3:1, और ई एक्स बाई ई सी अभी निकाला था, दैट इज़ 2:3। ठीक है ना। सो ये दोनों ही चीज़ें पता है। सो ये तरीका है, अपन को ये चीज़ अप्लाई करते आना चाहिए जब भी जो भी चीज़ पूछी हो। सो ए ई बाई ई सी पूछा था, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया है, दैट इज़ ए ई बाई ई एक्स इंटू ई एक्स बाई ई सी। ठीक है ना। ये प्रोसेस चेंज हो सकता है बेटा, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपसे पूछा क्या है। तो ये लॉजिक आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, है ना। आप ऑब्वियसली आप अगर आई क्यू एम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आई मीन प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको लॉजिक लगाते आना ही चाहिए, है ना। और एनीवे आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी आ ही जाएगा। सो ए ई बाई ई एक्स दैट इज़ 3:1, और ई एक्स बाय ई सी दैट इज़ 2:3। उसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, एंड दैट इज़ 2:1 आपका आंसर आ गया। सो ए ई बाई ई सी कितना हो जाएगा 2:1। ये है 2 और ये है 1। सो ये आंसर आया है। ठीक है। अब सेम अपन ट्विस्ट थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है ना। और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन डेटा थोड़ा चेंज करते हैं, और इस बार अपन लाइन भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। इस बार अपन क्या करेंगे ना, अपन बीच में सीवीएन पे रेशो दे रहे थे, इस बार मैं सीवीएन पे रेशो पता करता हूँ और साइड वाली लाइन पे रेशो दे दूंगा। ठीक है। सो इसको मैं 2:3 लिख लेता हूँ। अरे यार 2:3 जैसा दिख नहीं रहा है, एनीवे सॉरी फॉर दैट। अभी इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ, और इसको 3:4 लिख लेता हूँ। ठीक है। इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूँ और इसको एफ मान लेता हूँ। ठीक है, ये है। और मेरे को ए एफ बाई एफ डी पता करना है। ए एफ बाई एफ डी मेरे को गिवन डाइग्राम में नहीं पता है और पता करना है। दो टाइप के रेशियो पता है। ठीक है। अब क्या करना है, जब भी ऐसा पता करना हो आप क्या ड्रॉ करोगे, एक पैरेलल लाइन। किस पॉइंट से, डी पॉइंट से। किस तरफ, ए सी पे। ए सी पे ही क्यों करोगे, क्योंकि ये लाइन है, इसके पैरेलल अगर इधर ड्रॉ करूँगा तो इस तरफ आने वाला रेशो वो ए एफ बाई एफ डी पे रिफ्लेक्ट होने जा रहा होगा। एनी हाउ कैसे भी करके कर लूँगा, इसलिए डी पॉइंट चुना है और पैरेलल लाइन वहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट को मैंने क्या माना हुआ है, एक्स। क्या माना हुआ है, एक्स। अब ये क्या हो गया है, ए ई बाई ई सी मेरे को पता है, और ए एफ बाई एफ डी पता करने के लिए, ए एफ बाई एफ डी पता करने के लिए मेरे को पता करना है क्या, ए ई बाई ई एक्स। आप अगर डायग्राम से देख पा रहे हो तो ए एफ रिफ्लेक्ट कर रहा है ए ई को और एफ डी रिफ्लेक्ट कर रहा है ई एक्स को। तो मेरे को ए ई बाई ई एक्स पता करना है। ठीक है। सो आप देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा है कि ए ई बाई ई सी क्वेश्चन में ही गिवन है। इसी चीज़ में मेरे को अगर मैं ई एक्स का डिवाइड कर दूं और ई एक्स का ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ऐसी दो टर्म्स बन जाएंगी जिसमें ये टर्म मेरे को नहीं पता है और पता करना है। ई एक्स बाई ई सी मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं पता कर सकता हूँ। और इक्वल टू में ए ई बाई ई सी की वैल्यू तो दी हुई है, वो कितनी दी है, 3/4। ठीक है ना। सो ये पता कर लिया, इसको इस तरफ ले आऊँगा तो ए ई बाई ई एक्स पता लग जाएगा। सो अपना एक ही काम है, दैट इज़ ई एक्स बाई ई सी पता करना। अब ई एक्स बाई ई सी पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ई एक्स और ई सी एक्चुअल में सी ई बी ट्राइंगल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो फिगर में बना के बता देता हूँ।
फिगर कुछ इस तरीके से है, वाइट वाला ही लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाए जिसमें ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है E और ये है B। CE पे एक पॉइंट आ रहा है X और CB पे एक पॉइंट आ रहा है D। तो CD पे 3 बन रहा है और BD पे 2 बन रहा है। इसको ज्वाइन करूँगा तो CX पे भी 3 आ जाएगा और EX पे कितना आ जाएगा 2। तो मेरे को पता करना है EX डिवाइड बाय EC। EC है टोटल, टोटल कितना है 5, 3 और 2 कितना 5। तो यहाँ से EX डिवाइड बाय EC, ये चीज़ कितनी आ गई है, EX कितना था 2 और EC कितना है 5, तो इट इज़ 2/5। सो मैं 2/5 जो है यहाँ पे पुट कर दूँगा। बस इतना सही काम करना है। तो अपन कर लेते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है, AE बाय EX इंटू EX बाय EC कितना पुट किया है, कितना आया है 2/5 और इक्वल टू में है 3/4। तो ये हो जाएगा 15/8, दैट इज AE बाय EX। ठीक है ना। सो AE बाय EX 15/8 और यही क्या था AF बाय FD। सो AF बाय FD पता कर लिया। अब देखो जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था वो भी कुछ इस तरीके से ही था, तो अब उसको कर लेते हैं अपन, है ना। सेम लॉजिक अपनाएंगे। अब स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। वो क्या लिखा हुआ है, ABC, ये एक पॉइंट है लेट से D और इधर ऐसा ड्रॉ किया है तो ये है E। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AE उसने लैम्डा दिया है, ये 1 माइनस लैम्डा आया हुआ था और AC के रिस्पेक्ट में दिया था जिसको AE को अपन ने माना था क्या 1। तो ये लैम्डा था, AC 1 था, उसके रिस्पेक्ट में EC मेरा आया था 1 माइनस लैम्डा। वैसे ही BD को उसने म्यू दिया हुआ था तो DC मैंने 1 माइनस म्यू माना था और BC के रिस्पेक्ट में दिया था जिसको 1 दिया था। अब मेरे को ये पॉइंट F उसने इंटरसेक्शन दिया था जिसमें उसने AF बाय FD पूछा था, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है। AF बाय FD निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर, और ये X पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। तो AF बाय FD पता करने के लिए एक्चुअल में मेरे को क्या पता करना है, AE बाय EX। ठीक है ना। और ये वो सेम प्रोसीजर हो गया। सो क्या पता हो गया कि भाई मेरे को AE बाय EC पता है, दैट इज AE बाय EC, इसकी वैल्यू पता है, दैट इज लैम्डा बाय 1 माइनस लैम्डा। इस AE बाय EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AE डिवाइड बाय EX इंटू EX डिवाइड बाय EC। सो इसकी वैल्यू पता है, EX बाय EC की वैल्यू अगर पता हो जाए, ये वाली वैल्यू अगर पता हो जाए मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट करके AE बाय EX निकाल सकता हूँ। और देखो EX और EC मेरे कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, दैट इज CEP। ठीक है, जिसमें ये दो लाइन मेरी पैरेलल हो रही हैं, है ना। तो ये रेशो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सो डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से क्लियर होएगा। सो डायग्राम कैसा बन रहा है भाई इसका, ये ऐसा कुछ। ठीक है। ये है C पॉइंट, ये है E पॉइंट और ये है B। CE के बीच में एक जगह पे X आ रहा है और यहाँ पे D आ रहा है। ठीक है। BD लेंथ म्यू थी और CD लेंथ थी 1 माइनस म्यू, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ आया था, तो ये वाला रिफ्लेक्शन के कारण ये भी 1 माइनस म्यू और ये म्यू।
पर उसने क्या पूछा है, उसने जो अपन से पूछा है दैट इज ई एक्स और डिवाइड में ई सी, ये चीज़ उसने पूछी हुई है. सो ई एक्स बाई ई सी, ई एक्स कितना है म्यू, है ना, और ये टोटल लेंथ है कितनी 1. तो ई एक्स बाई ई सी कितना आ गया है म्यू बाय 1. म्यू बाय 1 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा लेमडा बाय 1 माइनस लेमडा इक्वल टू ए ई बाई ई एक्स, और इनटू में ई एक्स बाई ई सी कितना आया है म्यू बाय 1. क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो म्यू नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा. तो ए ई बाई ई एक्स, ए ई बाय ई एक्स ये कितना आ रहा है, दैट इज लैम्डा बाय म्यू इंटू 1 माइनस लैम्डा, ये आ रहा है. और यही चीज़ मेरी क्या थी, दैट इज ए एफ बाय एफ टी, यही तो पूछा था. ठीक है, होपफुली ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि कैसे अप्लाई करना है इसको इसमें, है ना. सो इसको एक दो बार और भी देखना आप ढंग से, तो और क्लियर हो जाएगा कि रेशियो ऑफ साइज में अपन ने ये चीज़ कैसे अप्लाई की है. ठीक है ना, ओके, क्लियर इतना. सो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज मास पॉइंट थ्योरम. अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो सेम क्वेश्चन विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ठीक है भाई. सो मास पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अभी मास पॉइंट थ्योरम क्या बोल रहा है, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये फिजिक्स की कोई टर्मोलॉजी है, ऐसा कुछ लग रहा है. तो भाई गलत नहीं है ये, वैसे ही कुछ है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए, दैट्स इट, है ना. सो ये कुछ एक रॉड रखी हुई है, इस तरीके से सोचो, ये कोई एक रॉड है, इस पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, है ना. अब लेंथ कुछ अनसिमेट्रिकल टाइप से है, मास तो यूनिफॉर्म है पर लेंथ कुछ अनसिमेट्रिकल है, दैट इज L1 और L2. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, जिस तरफ लेंथ ज़्यादा होगी उस तरफ आप मास क्या करते हो, कम लटकाते हो. ठीक है, और जिस तरफ लेंथ कम होगी आप उस तरफ सोचोगे कि यार हाँ इस तरफ मैं बैलेंस करने के लिए मास ज़्यादा लटका सकता हूँ ताकि मास और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो और मेरी रॉड बैलेंस रहे, है ना. सो ऐसा होता है, तो यही बोलता है मास पॉइंट थ्योरम. मास पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, मास और लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, दैट इज m1 L1 इक्वल टू m2 L2, ये बोलता है. ठीक है, और क्या आप समझाना चाह रहा है कि भाई इसको उल्टा लिख लो, तो ऐसा कि L1 उल्टा नहीं, मतलब इसको मल्टी वो ट्रांसफॉर्मेट करोगे तो L1 बाय L2 इक्वल टू M2 बाय M1, उल्टा है ना. तो लेंथ का जो रेशियो होएगा वो क्या होगा, मास का रेशियो जस्ट उसका उल्टा आ रहा होगा. जिस पे लेंथ बड़ी आ रही होगी उस पे मास छोटा आ रहा होगा, जिस पे लेंथ छोटी आ रही होगी उस पे मास बड़ा आ रहा होगा. ठीक है, इस तरीके से ये क्या बोलती है, मास पॉइंट थ्योरम. ठीक है, और जो हिंज है, ये हिंज, इस पे चूंकि दोनों मास नीचे की तरफ ही लटक रहे हैं तो इस पे जो मास आ रहा होता है वो टोटल मास आ रहा हो रहा है, दैट इज m1 प्लस m2. ये कुछ चीज़ें बस ध्यान रखना है. ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो फिर तो अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं. तो एक एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और धीरे से फिर इन्हीं एग्जांपल्स को अपन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, अपने प्रॉब्लम में. ठीक है, वो ट्राइंगल वाले में. ठीक है ना. सो ये कुछ ऐसी कुछ रॉड बनी हुई है, ये है ए, ये है बी, ये यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ दैट इज एम, ये हिंज पॉइंट है. अब ए पे, इस पे मैंने लिया है 1 और इस पे लिया है 3. अब लेट से मैंने इस पे मास कितना लटकाया है, 3 kg, मान लो मैंने 3 kg लटकाया है, तो इस पे कितना मास लटक रहा होना चाहिए था, कितना,
अगर इस पे 1:3 है तो इस पे 3 kg और इस पे 1 kg। तो एक्चुअली एक चीज़ पे अपन मास एज्यूम करते हैं और दूसरे पे मास पता लग जाता है। किस लॉजिक से? m1l1 इक्वल टू m2l2, या फिर मास का रेशो लेंथ के रेशो के जस्ट अपोजिट होएगा। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से अपन ने चूज़ किया कि मतलब जो अपने मास हैं वो बिल्कुल इंटीजर्स में आ जाए। अब देखो, अगर मैं कोई और मास भी चुन लेता, एम पे टोटल मास आ रहा होगा दैट इज़ 4 kg, कोई और मास भी चुन लेता तो उससे ही फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि हमको मास से लेना देना नहीं है, हमको रेशो मेंटेन करना है। तो क्या होता है, जब अपने मास यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो सेम डेटा को अपन पूरे ट्राइंगल में और बाकी चीज़ों को पता करने के लिए अप्लाई कर पाते है ना। जैसे ए पे मैंने एक मास एज्यूम किया, उसी कारण मैंने बी पे पता कर लिया। अब बी पे मास आ गया है तो बी से मैं सी पे पता कर लूँगा, सी पे आ गया है तो सी से मैं बीच में कहीं पे पॉइंट पे पता कर लूँगा, ऐसे करके। ठीक है ना, देखते चलते। अब देखो ये कितना है, 1:3। मान लो ए पे मैंने 1 kg अप्लाई किया होता तो बी पे कितना मास आ रहा होता, लेट से एम, है ना, या m2, इस तरीके से। तो क्या ध्यान रखना है मेरे को कि 1 और 1 इन दोनों का प्रोडक्ट m1l1 इक्वल टू m2l2। m2 कितना है, m2 ही है, और l2 कितना है, 3। तो जो m2 पे मास आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 1/3। सो इस पे मास कितना आ जाएगा, 1/3, और 1 + 1/3 कितना होता है, 4/3। तो m पे कितना मास आ जाएगा, 4/3 kg। ठीक है ना। सो अगर ये चीज़ आपको अप्लाई करते आ गई है, अब अपन क्या करते हैं, इसी को अपने एक बेसिक प्रॉब्लम में अपन अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, वही पहला वाला लेते हैं, ताकि आप, क्योंकि आपको उसका आंसर पता भी है तो आप वेरीफाई भी कर पाओगे कि भाई सही आया था या नहीं आया था। सो इस पॉइंट पे डी माना है, ये मैंने इसको ज्वाइन किया है। अब प्रॉब्लम जो मैंने लिया था दैट इज़ 1 kg 1 kg, सॉरी 1:1 लिया था। फिर उसके बाद में एम पॉइंट मैंने लिया था किस पे, ए डी पे, जो कि 1:1 था, एम बी मिड पॉइंट था। तो जब बी एम को ज्वाइन कर रहा था और एक्सटेंड कर रहा था तो इस पे ई एक पॉइंट आ रहा था, जिससे मेरे को ए ई बाय ई सी पता करना था। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में ये 1 और 1 रेशो सेम है, मतलब बी पे पहले मेरे को मास एज्यूम करना पड़ेगा। लेट से 1 kg एज्यूम किया, येलो से करते। सो ये 1 kg एज्यूम किया तो इस पे भी मास इक्वल ही आएगा, क्योंकि भाई साइड्स का रेशियो तो बराबर है। तो 1 आएगा तो इस पे भी क्या जाएगा, 1 kg। और डी पे कितना मास आ जाएगा, 1 kg, सॉरी 2 kg, सॉरी कितना, 2 kg। 1 और 1 कितना, टोटल 2 kg। अब ये 1:1 है, इक्वल है, तो डी पे 2 kg है, तो इसी के रिस्पेक्ट में एम पे कितना आ जाएगा, ओ सॉरी ए पे कितना आ जाएगा, 2 kg। कितना आ जाएगा, 2 kg। अब देखो ए पे 2 kg है और सी पे 1 kg है, ये लाइन ड्रॉ करो। और क्या है, ए है और सी है और यहाँ पे ई पॉइंट है। तो ए पे कितना है, 2 kg, और सी पे कितना है, 1 kg। ठीक है ना। सो मास अगर 2 और 1 है तो रेशियो 1:2 आ जाएगा। सो ये कितना आ गया है, 1, और ये आ गया है 2। इसका मतलब ए ई बाई सी कितना आ गया है, 1:2। अब ये कितना सिंपल था, आपने जस्ट एक जगह का मास एज्यूम किया है, उसके रिस्पेक्ट में चूंकि मेरे को रेशियो पता है तो मैं बाकी जगह के मास निकालते जा रहा हूँ और मास के हेल्प से रेशियो भी निकालते जा रहा हूँ। अब देखो ए ई बाई ई सी पता कर लिया है, देखो मैं बी एम बाई एम ई भी पता कर सकता हूँ, है ना। अगर यही चीज़ मेरे को और क्या पता करना होता,
ये वाली चीज़, दैट इज़ बी एम बाय एम ई। ये भी अगर पता करना होता तो ये भी फटाफट हो जाएगा। बी पे 1 kg है, ई पे एक्चुअली में टोटल मास आएगा, ई पे कितना आएगा टोटल, तो 2 + 1 कितना हो गया है 3 kg, ये 3 kg आ गया। ठीक है, अब बी पे 1 है, ई पे 3 है, तो इस तरफ 3 रेशो आ जाएगा और इस तरफ कितना आ जाएगा 1 रेशो आ जाएगा। तो ये कितना हो गया है 3:1। सो कितनी जल्दी पता कर लिया अपन, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप मास पॉइंट थ्योरम और भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग बस पता होना चाहिए। आप एक जगह पे मास एज्यूम करो और मास इस तरीके से एज्यूम करो ताकि आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी हो रहा हो, आप उसको अननेसेसरी फ्रैक्शंस में नहीं ले जा रहे हो, है ना। उससे गड़बड़ कुछ नहीं होगी, सही आएगा। सिली मिस्टेक्स के चांसेस जो रहते हैं वो थोड़े से बच जाएंगे। सो देखो पॉइंट थोड़ा इधर ले लिया मैंने, दूरी को ले लिया, तो ये ले लो लेट्स से 3:1। ठीक है, अब ये ऐसा कर दिया है मैंने और ऐसा, और इसको ऐसा मान लो कि ये लिखा हुआ है कितना, इसको 1:1 ही मान लो ऐसा, और ये मैं एम पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मान लो ई ऐसा। अब देखते हैं अपन ए ई बाई ई सी कितना आएगा, तो ये 3:1 है। अब आप क्या करोगे, जब ये 3:1 है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि बी पे 1 kg आ रहा होगा और सी पे कितना आ रहा होगा 3 kg, है ना। बिल्कुल ऐसे वेट लिए हैं ताकि वो मतलब आपका कैलकुलेशन आसान बना लो। तो टोटल मास डी पे आ जाएगा 4 kg। ठीक है, अब डी पे 4 kg आ रहा है और 1:1 ये दिया हुआ है, तो ए पे कितना आ जाएगा, दैट इज 4 kg। अब ए पे 4 है, सी पे 3 है, तो उल्टा रेशो इधर आ जाएगा, ए ई पे 3 रेशो आ जाएगा और ई सी पे 4 आ जाएगा। तो ए ई बाई ई सी पता लग गया आपको, है ना। कितना पता लग गया है 3:4। वैसे ही बी एम बाई एम ही पता कर सकते हो, 3 और 4 टोटल ई पे कितना वेट आ जाएगा 7 kg। ठीक है, अब ई पे 7 है, बी पे 1 है, तो ये 7:1 हो गया। तो बी एम बाय एम ई, बी एम बाय एम ई कितना आ गया है 7:1। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। मास पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। अब यही चीज़ आप चाहो तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जो अपन ने ऊपर दिया हुआ था उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, सो ये चीज़ आप प्लीज़ अप्लाई करके देखना चाहिए, बन जाएगा आप पे, ठीक है। ओके, जय हिंद।